जय हिंद, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला टॉपिक। तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दिस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो कोई भी जीव होता है, कोई भी एनिमल होता है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में हमें बताना रहता है। तो उसमें बताते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, क्या वो एक जीव है उसका जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा तो वो उसी की तरह बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये बताता है एक जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर कौन सा जेनेटिक डीएनए है या आरएनए है, वो उसके द्वारा ही आगे इन्फॉर्मेशन जाती है। तो वही उसे डिफाइन करता है कि ये इसी ही जाति का ऑर्गेनिज्म है, ये इसी ही स्पीसीज का क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो इसे डिफाइन करने के लिए हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए एंड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेंडल ने क्या जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर रिसर्च करी थी। तो मटर के पौधे पर रिसर्च करने से किसका पता चल गया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बीज बन रहे हैं वो मटर के पौधे के तो वो एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी के जो बीज बन रहे हैं क्या वो मटर के ही बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो इस सभी चीज़ों को जानने के लिए मेंडल ने जो नियम दिया था कि जो कुछ तो है जो एक पौधे से दूसरे पौधे में जा पा रहा है। तो उस चीज़ को उन्होंने, तो ये तो पता नहीं था कि वो क्या चीज़ है, जेनेटिक मटेरियल को जो भी चीज़ है वो क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को फैक्टर नाम दिया था। बाद में रिसर्च के बाद पता चला कि जो चीज़ फैक्टर है वो क्या है, जो चीज़ फैक्टर है वो डीएनए है। ठीक है, अब बात आती है आरएनए की। तो आरएनए क्या, आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है, पर एक छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरियोफेज, जिसमें क्या होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना पाए या डीएनए में कन्वर्ट कर पाए, इसलिए यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो रहता है वो आरएनए होता है। अब बात करेंगे आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस हो गई। तो आरएनए और डीएनए में डिफरेंस ये है कि जो डीएनए होता है वो स्टेबल होता है, स्टेबल होता है मतलब जल्दी से चेंज नहीं होता है, और जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जल्दी से चेंज नहीं होता। पर आरएनए जो होता है वो क्या होता है, जल्दी जल्दी चेंज करता जाता है। इसलिए बहुत सारे क्या है डिसीजेस हैं जिनके हमें अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। क्योंकि वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो अगली पीढ़ी में चेंज कर देता है, क्योंकि वो क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। ऐसे आरएनए स्टेबल नहीं है तो वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देता है। हम पिछले वाले की जो वैक्सीन बना के बैठे हैं वो उसमें फिट ही नहीं होती है, तो इस कारण क्या होता है, ये वैक्सीन नहीं बन पाती है। आया समझ में, वायरसेस की वैक्सीन बहुत कम बन पाती है क्योंकि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो लगातार कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम अभी सब कुछ बेसिक मैंने क्लियर कर दिया होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं, पूरा पूरा डिफाइन करते हैं, सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी दिस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6। और री नीट के लिए प्रिपेयर करते रहे। 21 जून को टाटा बाय बाय। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर क्लास 12 चैप्टर 6। ठीक है, तो ये है सबसे पहले तो चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम मैं पूरा पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी बेस। एनसीईआरटी से मैं एक भी चीज़ बाहर नहीं ले जाऊंगी, बस एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करते रहेंगे और बिल्कुल एकदम घोल कर पी जाएंगे। एनसीईआरटी बिल्कुल पूरा कवर कर दूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी कुल मिला के। ठीक है, तो पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन इसका है, पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या हुआ था। एट द टाइम ऑफ मेंडल नेचर थ्रू द फैक्टर, तो जो मेंडल के टाइम में उन्होंने क्या किया था, फैक्टर नाम दिया था। रेगुलेटिंग पैटर्न द इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर, उस समय क्या था, जो डिफाइन नहीं था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्लियरली होता क्या है।
लेकिन उन्होंने ये बताया कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या? डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए क्या होते हैं, टू। सबसे पहले तो ये इनका फुल फॉर्म लिखना जरूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म क्या होता है बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म मालूम नहीं होता, इसलिए फुल फॉर्म लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का एक ग्रुप कम हो वहाँ पे होता है डीऑक्सी, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि जहाँ पे ऑक्सीजन का एक ग्रुप कम होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों क्या है, दोनों क्या है, यस दोनों क्या है, दोनों है एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। सबसे पहली बात तो यही होगा कि ये है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन मिलने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे फाउंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ लिखेंगे डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन most of organism, most of the organism, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बात करते हैं सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बोला है मैंने, ऑल नहीं बोला, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म है क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है, ठीक है। ये बात तो कही होगी यहाँ तक क्लियर कि डीएनए में जो ऑर्गेनिज्म है ऑलमोस्ट, तो उनमें क्या होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। अब बात आती है आरएनए की। तो आरएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, इन सम वायरसेस। इसका मोस्टली फंक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म का होता है, मोस्टली फंक्शन मैसेंजर एज अ मैसेंजर। ये कबूतर होते हैं, क्या होते हैं कबूतर, ये मैसेज को इधर उधर भिजाते हैं, ठीक है। ये मैसेंजर का काम करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आरएनए होता है क्या उसे मैसेंजर कह सकते हैं, यस उसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका मोस्टली फंक्शन क्या होता है, मैसेंजर का होता है, ठीक है। ये बात रखें आप याद। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। आरएनए आल्सो फंक्शन। अब तो आरएनए के फंक्शन क्या क्या होते हैं, आरएनए के फंक्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ। आरएनए के जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब ये क्या क्या काम कर सकता है। आरएनए इज द छोटा बेटा इन द हाउस, मतलब ये सबसे घर में सबसे छोटा लड़का होता है। वो क्या क्या काम कर सकता है, सबसे पहले तो ये मैसेंजर का काम तो करता ही है। दूसरी बात, ये एक अडेप्टर होता है, किसी भी चीज को अडेप्ट कर लेता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, नेक्सस और कैटालिस्टिक, कैटालिस्टिक
कैटालिस्टिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये है आरएनए के क्या फंक्शन। ऐसा फंक्शन वर्क करता है मैसेंजर, अडेप्टर, स्ट्रक्चर और कैटालिस्टिक मॉलिक्यूल। ओके, डन डन, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो ये होते हैं फंक्शन, ये सभी काम कर सकता है, इतने सारे काम है इसके, किसके, सिर्फ आरएनए के ही इतने सारे काम है। अब बात आती है आगे की तरफ जाने की। तो डीएनए क्या है, अब डीएनए की बात करते हैं। सबसे पहले तो द डीएनए, अब सब काम डीएनए के बारे में चलेगा। तो डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है। क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर। तो डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर, और इसका नाम क्या है, ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सभी को पढ़ता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड लिखा है आखिर में। तो ये एक डीएनए सब लॉन्ग पॉलीमर है। अब डीएनए क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल भी है। क्या है डीएनए, मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, सभी को मालूम है। एक हम एस लेते हैं, एस को जलाते हैं, फिर इसमें से छानते हैं, और जो ऊपर रह जाते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल, जो नीचे चला जाता है वो माइक्रोमोलिक्यूल। सभी को मालूम है, ये चैप्टर हम 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल द मैक्रो विच कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, जिसके दो स्टैंड होते हैं। सभी को मालूम है इस तरीके से क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं। इस तरीके से, ठीक है। तो ये है डीएनए। तो इसके जो दो स्टैंड है वो क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड से बना होता है ये मॉलिक्यूल एंड कंसिस्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। ये हो गई होगी बात समझ में जहाँ तक। और दूसरी बात, दोनों जो स्टैंड होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलली। मतलब एक इधर से जाता है इस तरीके से, तो एक इधर से जाता है इस तरीके से। अगर यहाँ 3 डैश है 5 डैश, यहाँ 3 डैश है 5 डैश है, तो यहाँ 5 डैश होगा, यहाँ 3 डैश होगा। मतलब एक दूसरे के उल्टे जोड़े जाते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं, एंटी पैरेलली होते हैं। एंटी पैरेलली का मतलब एक इधर से गया और एक इधर से गया। ठीक है, तो एक दूसरे के कैसे होते हैं, एंटी पैरेलली होते हैं। स्टैंड रन एंटी टुगेदर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब किससे जुड़े होते हैं, टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैंने क्या बताया था कि बीच में जो बॉन्ड होता है वो किससे बंधा होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस तरीके से जो मैं 3-4 बार तो बना चुकी हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मान लो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेस है। इन नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये याद रखना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है बीच का, ये होता है नाइट्रोजन बेस। इस बेस के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ लिख देंगे, लिख लिया है, टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द अपोजिट नाइट्रोजन बेस। बिटवीन द अपोजिट नाइट्रोजन बेस, तो अब दो तरफ, इस तरफ का नाइट्रोजन बेस है, इस तरफ का नाइट्रोजन बेस है।
और अब ये नहीं है कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे वही है सेम टू सेम, जैसे यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ साइटोसिन नहीं हो सकता, थायमिन है तो यहाँ थायमिन नहीं हो सकता, मतलब यहाँ कोई और नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। ये किससे जुड़ते हैं ये हम आगे जाके क्लियर करेंगे, लेकिन सेम टू सेम वाले से नहीं जुड़ता है, ठीक है, ये याद रखना। तो अपोजिट बेस ऑफ नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम the length of DNA, the length of DNA is usually defined as number of nucleotide. अब बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए की लंबाई होती है, डीएनए की लंबाई तो होती होगी, सबको मालूम है 2.2 मीटर। तो डीएनए की जो लंबाई होती है उसे डिफाइन किससे की जाती है, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितनी संख्या में प्रेजेंट है, इससे क्या किया जाता है, डीएनए की जो लंबाई रहती है उसे डिफाइन कर सकते हैं, किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यस, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए निकाल सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा अगर इसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे उतनी ही लंबा क्या होगा, हमारा डीएनए होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, इस तरीके से आगे ये हो गया पूरा क्लियर कर। अब ये सारे डीएनए की बातों को, लॉन्ग पॉलीमर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका क्या है, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसके बाद है डीएनए इज अ मैक्रोमोलेक्यूलर कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे इसमें दिख रहा है 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। इसके बाद रन अवे एंटी पैरेलली, दूसरा एंटी पैरेलली, एक इधर से जाएगा तो दूसरा इधर से जाएगा। एंटी पैरेलली होता है टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, बीच के जो नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो लेंथ ऑफ डीएनए किससे डिफाइंड होता है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इतनी बात हो गई हो क्लियर, अगर नहीं हुई तो एक बार फिर से पुनः रिपीट कर लें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अलग अलग डीएनए की अलग अलग लंबाइयां हैं, वो सभी को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या है। सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज को पता होना चाहिए, बैक्टीरियोफेज है क्या, बैक्टीरिया है क्या, नहीं, भले उसमें नाम बैक्टीरियोफेज हो, बैक्टीरियोफेज हो, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं, वो एक वायरस है, और वो एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, ठीक है। क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, तो वो क्या होता है, बैक्टीरियोफेज के नाम से होता है। ये याद रखें कि बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, आप सभी को मालूम होगा बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज नॉन एज बैक्टीरियोफेज, सभी को इसका डायग्राम किसको याद है, इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम होता है। इस तरीके से इसका होता है क्या, डायग्राम। अगर डायग्राम ठीक से नहीं देख रहा होगा तो अब देखेगा। यस, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज का एक सुंदर सा डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, बैक्टीरियोफेज के डीएनए की लंबाई क्या होती है, इसके डीएनए का मटेरियल इसके अंदर होता है बीच में, ठीक है। अब इसकी जो डीएनए की लंबाई है, सबसे पहले तो इसमें 5 लगता है, 5 इंटू 174 है। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है यहाँ पे लिख देती हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स
इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 5386 5386 5386 is the nucleotide present on a in a bacteriophage, ठीक है। इसे बोलते हैं 5 इंटू 174। तो बैक्टीरियोफेज है क्या, लैम्डा। इसमें बेस पेयर की संख्या, अब आती है इसमें बेस पेयर। सभी को मालूम है कितने बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर, इसमें बेस पेयर होता है, कितने होते हैं बेस पेयर, इसमें होते हैं बेस पेयर 48502, मतलब 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं अब आगे की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, बैक्टीरियोफेज की पूरी जानकारी, और ये इम्पोर्टेंट है, ये आता ही है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है वो किस तरीके से होती है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सबसे पहले तो इसमें क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें होगा, एक होगा नाइट्रोजन बेस, और यहाँ से जुड़ा होगा क्या, सुगर से, और सुगर के बाद यहाँ क्या जुड़ा होगा, एक फास्फोरस ग्रुप जुड़ा होगा। 1 2 3 को मिला के बनता है टाइड, 1 2 3 को मिला के बनता है टाइड। और न्यूक्लियोसाइड अगर होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस और यहाँ पे शुगर जड़ी होगी, जहाँ पे फास्फोरस ग्रुप नहीं ऐड होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। टाइड साइड सभी को मालूम होना चाहिए कि टाइड साइड क्या होता है। इसके बाद ये जुड़ता है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ जो होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरे वाले से जुड़ता है। यहाँ होता है शुगर, ये क्या होती है, ये होती है पेंटोस शुगर। इसके बाद ये होता है फास्फोरस ग्रुप, ठीक है, फास्फोरस ग्रुप। अभी सभी चीजें क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो इसे हेक्सागोनल ना होकर क्या होती है, पेंटोस होती है, मतलब 5 इसमें साइड होती है, ठीक है। ये होना चाहिए क्लियर कि डीएनए में कौन सी शुगर होती है, पेंटोस शुगर होती है। डीएनए में क्या फास्फोरस ग्रुप ऐड होता है, यस, डीएनए में फास्फोरस ग्रुप ऐड होता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं, और इसमें कौन कौन से लिंकेज होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है, यस, इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। और एक लिंकेज और होता है, सभी को वो क्या कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक लिंकेज और होता है, वो कौन सा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर की बात कर लेते हैं। तो राइबोस इन का केस ऑफ आरएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज फास्फोरस ग्रुप, ठीक है, टाइप ऑफ प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब आते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन, तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्लास काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है और इसके बाद वीडियो बंद हो जाएगी अपने आप। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दें मुझे, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं। और इसी तरीके से आप सभी को क्या हर चैप्टर के आगे हम पढ़ाते रहें कि इस चैप्टर के बाद हमें कौन सा लाना है, आप मुझे बता दिया करो। और आप ये ज़रूर बता दिया करो कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगर इस क्लास में कुछ भी अगर कुछ अच्छा करना हो तो बता दिया करो, ताकि मैं वो चीज़ यहाँ पे अच्छा कर सकूँ। ऐसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये तो मुझे मालूम है। अगर आप चाहते हो कि ये ऐसा कुछ ना दिखे तो मुझे बता देना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। वरना यहाँ पे थोड़ी सुविधाएं कम है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।